नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पखवाड़ा हम मना रहे हैं। दलित विमर्श पर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनका एक बहुत बड़ा ऑरा है, जो बहुत काम कर रहे हैं साहित्य को लेकर, लोक साहित्य को लेकर। अनिल कार्की हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनकी दर्जनों किताबें अभी तक आ चुकी हैं, कविताओं की संपादित किताबें, पलायन पर, लोक पर। काफी लंबा उनका परिचय है। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हम लोग दरअसल दलित विमर्श पर ही बातचीत चाह रहे हैं पूरा अम्बेडकर जयंती के बहाने। अम्बेडकर एक विचारक थे, एक चिंतक थे। उन्होंने कई सारे निबंध लिखे, कई सारे संकलन उनके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि साहित्यकार उनको नहीं कहा जा सकता। लेकिन उनके उन विचारों ने दलित विमर्श को एक नई दिशा दी और तमाम दलित विमर्श वहीं से आया। उत्तराखंड के संदर्भ में कहाँ देखते हैं आप दलित विमर्श में कितना लेखन हो रहा है? कुछ नए क्या लेखक निकल कर आ रहे हैं? अगर आप उत्तराखंड का सिनारियो देखेंगे और अदर राज्यों का देखेंगे, जिस तरह से दलित विचारकों ने या रहे सहे जो जातियां हैं उनके लोगों ने जिस तरह से आत्मकथाएं लिखी, वो उत्तराखंड इवन उत्तर प्रदेश से बाहर महाराष्ट्र में सबसे पहले शुरू हुआ। शरण कुमार लिम्बाले, अक्कर मासी और गुलामगिरी, ये सब। लेकिन उत्तराखंड का सिनारियो ऐसा नहीं था। उसकी कुछ भौगोलिक, कुछ सामंतीय, कुछ अभिजातीय स्थिति शायद ऐसी रही हो जो कि अभी भी है। तो उसमें दलित साहित्य जो कि मौखिक रूप से तो बहुत समृद्ध था, लेकिन लिखित रूप में वो नहीं आ पाया। उसकी बहुत सारी वजहें हो सकती है। उसके पीछे एक किस्म का वर्चस्ववाद हो सकता है बड़ी जातियों का, कि जिन लोगों के हाथ में मौखिक परंपरा थी, उनके हाथ में न कुमाऊनी कविता या कहानी की लिखित परंपरा में उनका कोई संग्रह हम देख पाते हैं जिस पर हम बात कर सकें, और न ही हिंदी में उत्तराखंड से कोई इस तरह की आवाज़ हम सुन पाते हैं जो रहे सही की आवाज़ को रखे। और अगर आप देखेंगे पुराना सिनारियो, तो उत्तराखंड के जो पहले कवि है वो गुमानी पंत हैं, और गढ़वाल के जो पहले कवि है वो भी, कुमाऊं के पहले कवि गुमानी पंत है और गढ़वाल के पहले कवि वो मौला राम है जी। दरअसल जो गैर अभिजातीय तबका है उत्तराखंड का, वो इन दोनों मतों को, अकादमिक मतों को एक तरह से नकारता है, और मैं भी उसी धारा का आदमी हूँ। हमको लगता है कि उससे पूर्व हमारा वो पहला कवि हो सकता है जो हमारे तमाम तबकों को एक साथ लेकर चलता हो। तो ऐसे बहुत सारे नाथ संत हैं। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि अगर मैं अपना पहला कवि कहना चाहूँ तो मैं गोपीचंद को पहला कवि कहूँगा। हालांकि उनका लेखन उस तरह से अभी समृद्ध रूप से नहीं आया, लेकिन बहुत लोगों का, बहुत बुजुर्गों का मानना है कि हलिया हल जोते, छमछम बोए धान, पहले खाए सुबह प्राणी फिर खाए किसान, जैसे जो छंद थे वो गोपीचंद के मुंह से ही पहली बार फूटे थे, और वो हमारे समाज में वैसे ही फैले हैं जैसे रामदा चिड़िया रामदा खेत, चक्को चिड़िया भर भर पेट। तो एक तरह से हमको लगता है कि जो ये पूरा माहौल है वो किस तरह से बदला गया होगा, या उसके पीछे भले सचेत राजनीति न रही हो, लेकिन एक तरह का आग्रहवाद तो है ही। और जहाँ तक किसी भी कवि के कवि होने की जो शर्त है, वो उसका कलावाद हो सकता है, उसका श्रृंगारिक पक्ष हो सकता है। लेकिन अगर उसको जनपक्षीयता के आधार पर देखेंगे तो फिर दोनों ही कवियों में हमको एक कमी लगती है। वो ये लगती है कि जो सबसे संपन्न तबका था, एक तरह से जो मूल निवासी भी है, कई लोगों ने ये भी दावा किया है, उसकी आवाज़ उस कविता में न होना, उसकी कविता में, तो थोड़ा सा ये संदेह व्यक्त करता है। और फिर अगर आप आधुनिक लिखित साहित्य की तरफ भी आते हैं मौखिक के बाद, तो आप देखते हैं कि शुरुआत में जो कृष्णानंद पांडे और ये सब पुराने कवि शुरू होते हैं, गौरीदत्त पांडे के बाद कृष्णानंद पांडे और गौरदा और ये सब, आधुनिक में चारूचंद पांडे, बहुत लंबी कतार है। उसके बाद जाकर के कहीं गैर अभिजातीय जातियों के कवि और वो सब आते हैं लेखन में। जी। और दलित तो लगभग नादारदी है, मतलब कुछ कुछ जिक्र मिलते हैं, लेकिन उनकी कविताएं बिल्कुल बिल्कुल। जबकि अगर आप देखेंगे उत्तराखंड के सैकड़ों तमाम जो गीतकार हैं पुराने, जिन्होंने गीत बनाए, जिन्होंने पहली बार पहाड़ पर गाड़ी आने की धमक को अपने गीतों में गाया, जिन्होंने पहली बार अपने बैर भगनोलू में जो है देश और दुनिया की ध्वनियों को अंकित किया, एक तरह से उस पर भी एक तरह का डाका डाला गया अकादमिक तौर पर। तो अगर पुराने सारे संदर्भों उनसे लेकर के उन्हीं पर किताबें और ये सब आया, मतलब उसमें ऐसा है कि कई बार हमने ऐसी किताबें भी देखी है कि जिन स्रोतों से वो गीत आए, उन स्रोतों के नाम ही नहीं लिखे गए, उनके पते ही नहीं लिखे गए।
तो ऐसा भी हुआ, एक तरह की डांकेबाजी भी हुई। हालांकि तमाम दलित चिंतकों का, चाहे वो मोहन हो या दीपक हो या हमारे सुमित भाई हों, सुमित रिंगवाल, इन लोगों का मानना है कि ऐसी किसी भी सामंतीय विधा का जो कि उनके दरवाजों में ढोल बजाने, गीत गाने की चीज़ें हैं, वो इसको समाप्त होते देखना चाहते हैं। तो गैर जो अभिजातीय तबका है पहाड़ का, वो भी यही चाहता है कि हम ऐसे किसी भी सामंती ढांचे को नहीं ढोना चाहते, चाहे वो किसी के लिए भी हो। बावजूद इसके ये सारी चीज़ें पहाड़ पर बनी रही हैं और बहुत ही महीन एक पर्दा है। उस पर्दे के आर पार हम देखते हैं तो हमें जातियां भी दिखती है, स्ट्रक्चर भी दिखता है, शोषण भी दिखता है, तमाम तरह का। ऐसा क्यों हुआ होगा? इसके कई आर्थिक, भौगोलिक और सामाजिक कारण हो सकते हैं, और मुझे लगता है कई बार भौगोलिक भी बहुत बारीक है, क्योंकि छोटे छोटे गांव है, सबको एक साथ काम करना है। इसको हम इस वाक्य से ऐसे समझ सकते हैं कि कई बार जो अभिजाती तबका है वो इस बात को नेग्लेक्ट करता है कि पहाड़ पर जातिवाद नहीं होता और वहाँ तो सब एक साथ खड़े होते हैं, और हमारे वहाँ तो हमारी पूजा में तो सब आते हैं। ये जो हम की जो स्थिति है, इसकी शिनाख्त करने की ज़रूरत है, और जब ये शिनाख्त होगी तो तब पता चलेगा। आप देखिए कि कहीं भी आप महाराष्ट्र और जगह जहाँ भी इस तरह की घटनाएं हुई है, दलित उत्पीड़न की, उत्तराखंड कहीं पीछे नहीं है। अगर आप हल्द्वानी का हाल ही का आप केस देखिए, वो एक जगह फ्लैट महिला ने लिया और उसको किस तरह की गालियां एक महिला उसको दे रही थी, और उसी तरह से आप बागेश्वर की घटना लीजिए, इवन गंगोली हाट की आप घटना लीजिए। सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवियों का इलाका है अगर उत्तराखंड में देखा जाए तो, बहुत संपन्न लोग वहाँ से निकले हुए हैं। गंगोली हाट में आप देखिए एक तरह का किस तरह का वहाँ का सिनारियो है आज भी। तो कफलटिया जैसे कांड है, तो ये सब कांड भी पहाड़ों में हुए हैं। तो उसको एक तरह से ग्लोरीफाई करना पहाड़ को और ये सब कहना, वो ठीक है, मतलब नैसर्गिक सुंदरता और वो सब धार्मिक और देवभूमि वो अपनी जगह है, लेकिन इस देवभूमि के भीतर जिस तरह के शोषण है, उस शोषण को आप गांव के स्तर पर उतर कर देख सकते हैं। तो लेकिन इधर राजनीतिक रूप से भी जो दलित मूवमेंट है वो बिल्कुल नदारत रहे हैं, उनके पीछे भी एक किस्म का वर्चस्ववाद हावी रहा है। और अगर हम उसी की धमक को, क्योंकि साहित्य वही है जो समाज में घट रहा है, जो स्ट्रक्चर के साथ प्ले हो रहा है, तो साहित्य में भी देखते हैं तो साहित्य में भी उस तरह की आवाज़ें नहीं हैं। हालांकि उत्तराखंड बने हुए 21 साल हो गए हैं, हमको ये उम्मीद थी कि उत्तराखंड बनने के बाद, क्योंकि हमारा तमाम मंचों पर जाना होता है, तो लोग कहते हैं कि उत्तराखंड में दलित धारा का साहित्य कहाँ है, तो हमको कई बार शर्मिंदगी महसूस होती है। तो हमको लगता है कि मतलब एक संवेदनशील लेखक होने के नाते, अपने जनता के लिए लिखने के नाते, हमको उस समय कुछ जवाब नहीं बनता। लेकिन इधर हम बहुत ही मतलब आशावान है। बहुत ही शानदार तरीके से मोहन ने बहुत अच्छी कविताएं लिखी है, अपनी आवाज़ों को एक तरह से रंधा करते हुए, और दीपक की बहुत शानदार कविता है। अगर आप गढ़वाल की तरफ जाएंगे और ये सब जो है, ये सब साहित्य के बैकग्राउंड से नहीं है। कोई वेटनरी है तो कोई उस फील्ड से, आपका चिकित्सा से, और कोई जो है केमिस्ट्री फिजिक्स वाला है। तो ये बहुत ही शानदार बात है कि इस तरह की ध्वनियाँ, जैसे दीपक तिरुवा की जो कविताएं आ रही है, बेसिकली गज़ल लिखते हैं, या सुमित रिंगाल पर कविताएं लिख रहे हैं, तो इस तरह की जो ध्वनियाँ अब आ रही है, इससे एक सिनारियो बन रहा है, और जो एक तरह से साहित्य में उन आवाज़ों को स्थापित करेगा उत्तराखंड की, जिन आवाज़ों को आज तक लगातार सत्ता केंद्रों से, अकादमिक केंद्रों से एक तरह से बेदखली मिली है। और ये सीधा सीधा मेरा भी मानना है। तो अभी जो उत्तराखंड का हमने अभी ये किया कि पूरे हिमालयन रीजन के कवियों का, जो बिलो 40 होंगे, उनका एक संग्रह हम जो है निकालने जा रहे हैं। तो उसमें हम ये कर रहे हैं कि उत्तराखंड के जो 21 कवि उसमें लिए गए हैं, 21-22 कवि, तो उसमें प्रमुख तौर पर इस बात का ख्याल रखा गया है कि उसमें उत्तराखंड की लगभग सारी आवाज़ें आ जाए। तो उत्तराखंड में उसमें मोहन भाई की करीब 10-1 कविताएं हैं, और उसमें दीपक की कविताएं हैं, उसमें आपके सुमित की कविताएं हैं। तो जब आप उन कविताओं को पढ़ेंगे तो वो अभी तक के पूरे, चाहे वो पलायन हो, चाहे वो रोजगार के मामले हो, चाहे वो शहर जाने के मामले हो, उस पूरी धारणा को उलट के रख देते हैं वो कविताएं, और आपको एक नए तरह से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। दरअसल पुराने सामंतीवादी जो ढर्रे हैं, उनके साथ जीने की जो आदत है वो हम मतलब बड़ी जातियों की है। वो अगर शहर में रहते हैं तो वो एक जगह हुड़का लटका लेते हैं, या एक जगह वो शौकिया तौर पर। लेकिन जिन जातियों के साथ ये पेशे जोड़े जाते हैं, वो जातियां अब इन अवशेषों से मुक्त होना चाहती हैं,
उनको ये लगता है कि ये एक सामंती अवशेष है और इन्होंने उनका शोषण किया है। तो मुझे लगता है कि ये कई हद तक ये बात सही बात है और मुझे लगता है बहुत ही एक नया विमर्श है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल सुना जाना चाहिए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि लोग बहुत निर्मम होकर के जो आवाज़ें भी आ रही है उन पर रिएक्शन दे रहे हैं। जैसे मुझे लगता है कि मौन एक महत्वपूर्ण आवाज़ है, और किसी भी समाज की जब मीन मेक करनी हो तो उस समाज के सभी आवाज़ें एक साथ होनी चाहिए, तभी हम तय कर पाएंगे कि हम अतीत में कहाँ थे, वर्तमान में कहाँ हैं, हम कितने उदार हो सकते हैं, मतलब कितने एक दूसरे से मिल घुल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि खासकर जो अपर कास्ट इंटेलेक्चुअल है उन लोगों को मोहन की आवाज़ों को, मोहन के स्वर को या दीपक के स्वर को या सुमित के स्वर को एक तरह का मतलब सपोर्ट करना चाहिए। कम से कम अब इस पूरे उससे निकलकर, खासकर जो प्रोग्रेसिव है या होने का दावा करते हैं, उन सभी लोगों से हम कहते हैं कि इन आवाज़ों को सुना जाना चाहिए उत्तराखंड के स्तर पर। उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है वक्त की, वो अब नए सिरे से चीज़ों को सोचें जी, और वहाँ से अगर मतलब वाकई में चाहते हैं, कुल मिलाकर के जो मोह है संस्कृति का, कल्चर का और ये जो उसका है, उससे थोड़ा सा मुक्त होकर के उससे सोचें उसको। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि दलित इशू पर ही क्यों लिख रहा है, किसी और मुद्दे पर क्यों नहीं लिखता है। क्या कहना है इस पर आपका? बेसिकली मणिकर्णिका में एक बहुत ही तुलसीराम ने एक बहुत ही शानदार बात कही, शायद मणिकर्णिका में ही है या दूसरे भाग में है। वो ये कहते हैं कि जब कोई अभिजाती वर्ग किसी दूसरी जाति के लिए बात करता है तो वो समाज सेवक कहलाता है, लेकिन जब कोई दलित तबका अपने लिए बात करता है तो वो जातिवादी हो जाता है अचानक से। क्या बात है। तो ये जस्टिफाई की बात है। अगर कोई आदमी जो अस्मिताएं पूरी दबी कुचली है वो अपने लिए बोल रही हैं, और तो वो उनका हक है बेसिकली। तो इस तरह की बातें बेसिकली अभिजातीय समाज हमेशा से करता है, कोई नई बात नहीं है। और मुझे तो लगता है कि ये तो तीखा संघर्ष है, और उत्तराखंड में ये संघर्ष और तीखा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तीखा हो। बेसिकली एज ए स्कॉलर, विद्यार्थी, मैं जब महसूस करता हूँ तो दुनिया में मैं कुछ चीज़ों को बहुत ही अलग तरीके से देख पाता हूँ। जैसे स्मृति को, जो एक ही चीज़ दो अलग अलग चीज़ों के, दो अलग अलग कास्टों के लिए, दो अलग अलग जेंडर के लिए कैसे गौरव और कैसे इतिहास का या आंदोलन का मसला हो सकती है। जैसे किसी बड़े जात के आदमी के लिए उसकी स्मृति उसको ये महसूस करा सकते, तुम तो अलाने फलाने गांव के राजा थे, तुम्हारी गौरव गाथा ये थी। वैसे ही जो है अगर आप दलित और स्त्री साहित्य देखेंगे पूरी दुनिया के भीतर, तो वो स्मृतियों का साहित्य है, स्मृतियों का ब्यौरा है। वो अपना इतिहास अपनी जुबानों पर लेकर के आए हैं। अगर आप दलित महिला लेखन भी देखेंगे और इवन दलित लेखन आप देखेंगे, क्योंकि इतिहासों में उनको कहीं जगह नहीं मिली है। तो मुझे लगता है कि इस मामले पे अपने मूल चरित्र पर दोनों एक जैसा ही है, और दोनों ने अपने पुरखों की कहानियां लिखी है। स्त्रियों ने अपनी माँ से सुनी, उनकी माँ ने अपनी माँ से सुनी किस तरह के शोषण है। और पहाड़ में तो मुझे लगता है कि हम बार बार इस बात को कहते हैं, और मैं इस बात से सहमत होता हूं कि पहाड़ की जो सबसे बड़ी ताकत है वो स्त्री और यहाँ के रहे सहे समाज है, जिन्होंने आज भी जो है पहाड़ को खड़ा किया है, और आज भी जिन्होंने पूंजीवादी अनिवार्यताओं के सामने भले मजबूरी में ही सही, लेकिन घुटने नहीं टेके हैं। अगर आज आप पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो मैंने टाइप्स ऑफ माइग्रेशन पर आईसी मोड के साथ काम किया था। शेखर पाठक और ललित पंत हमारे हेड थे उसमें, और हिमानी और मैं उसमें काम कर रहे थे। तो हमने ये देखा कि पलायन के पैटर्न पे सबसे कम पलायन जिन गांव में था वो 80 गांव ही थे पूरे उत्तराखंड में। अच्छा। तो उसकी और वजह थी, उनके पास रोजगार नहीं था, उनके पास ऐसा वो नहीं था कि वो बेचारे जा सकें कहीं, लेकिन उनके पास जमीनें थी, उनके पास मजबूती से अपनी जगह, मतलब वो जिनकी जमीनें थी वो अपनी जगह बने हुए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव हमारे साथी है, जो बार बार पहाड़ को बचाने का राग अलापते हैं या उस तरह की बातें करते हैं, तो उनको कम से कम ये बात समझनी चाहिए, और वो जहाँ मौजूद है, जिस तबके में, जहाँ जिस गांव में मौजूद है, उनको रीच करना चाहिए। सरकारों को अलग से योजना देनी चाहिए कि उनके लाइवलीहुड, उनके जो भी रोजगार है, उनको पढ़ने लिखने की सुविधाएं वहाँ मिले। लेकिन गांव का ढांचा भी बिल्कुल खराब है। मेरा पिछले 2 सालों का बिल्कुल समावेशी कृषि और ग्रामीण लेवल पर काम करने का है। मैं एक ऐसे गांव से आता हूं, और मैं दरअसल मालदार बिष्टों का सिरतान रहा, जो मैं हमारी जो जमीन है उसमें हम लोग मालदार बिष्टों को कर दिया करते थे। तो जिसका ज्यादा परिवार होता था तो उसको ज्यादा जमीन मिलती थी, क्योंकि ज्यादा कमा पाते थे वो। तो हमारे गाँव का लैंड एक्विजिशन वो सिरतानी का एक्विजिशन है।
तो उसमें ऐसा नहीं है कि बंटवारा, केवल 3 परिवार हम है, मतलब कार्की है वहाँ, जो कि एक तरह से निचले तबके के ठाकुर क्षत्रिय माने जाते हैं, और बाकी जो है करीब 20 घर वो पूरे एससी घर हैं। तो उस गांव में मैं रहा हूँ, तो मेरा बचपन से जो संपर्क है रहने और जीने का, वो एक अलग बात है, वो हमारी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जो आज मैं सरकारों की योजना देखता हूँ, या वो गांव सबसे उपेक्षित है उस इलाके में। सड़क आई तो सड़क गांव के सबसे रसूखदार लोगों के घर चले गई, योजना आई तो जो अंशदान दे सकता था उसके घर चले गई। तो ये सब जो है ये बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब तौर पर, और महिलाओं के भी यही हाल है सेम। जो बेचारी वहाँ महिलाएं दूध डेयरी बेच रही है, उनके लाइवलीहुड भी छिन गए हैं। जैसे आप ऐसे समझिए कि डेयरी से महिलाएं दूध बेचती थी तो अपने गांठ में पैसा रखती थी, और गजो बेचती थी तो अपने गांठ में पैसा रखती थी। लेकिन अब स्थिति बदल गई है, बाजार ने और सरकारों ने उसको बदल दिया है। पति भी, सुबह बेचारी महिला घर का काम करती है, पति दूध का डब्बा लटका करके डेयरी को देने जाता है दूध। अब जिस दिन हिसाब होता है डेयरी पति को पेमेंट करती है, तो वो पति आधे रास्ते में वो पैसा जेब में लेकर के वो बेचारी उसका पूरा गांठ खत्म, और महिला को पता ही नहीं होता कि उसका घास जो है बेच देते हैं। तो ये जो भयावह स्थिति है ये दोनों तरह से है। तो मैं इसलिए ये देखता हूँ कि अगर वाकई पहाड़ को दोबारा संभालना है तो रहे सही तबकों के साथ स्त्रियों इवन आदिवासियों को भी जो है एक तरह से खड़ा करना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी होगी उन लोगों की, नहीं तो समय उनसे सवाल पूछेगा और कटघरे पर खड़ा करेगा, कोई नहीं बचता। सारे जितने भी मतलब अभी ये माने जाते हैं कि समाज के खड़े हैं, समाज को दिशा देने वाले हैं, जिन्होंने शिक्षा ली है, उन सबको कटघरे में खड़ा करेगा और कोई नहीं बचता। जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनिल जी, पहाड़ में जैसे दलित तबके को आरक्षण दिया गया, पहाड़ के शिल्पकार समुदाय, मिस्त्री, कारपेंटर जो होते थे, उनके परिवारों के बच्चे क्या एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, हायर एजुकेशन क्यों नहीं, मतलब आरक्षण के लाभ तक वो पहुंच पा रहे हैं? तो बेसिक लेवल पर क्यों नहीं ये आरक्षण का लाभ मिल पाया? इसको आप दो तरह से समझिए ना। आरक्षण दरअसल क्या है, जो पुराने अवसर है, जो पुराने लोग हैं उनके पास ऑलरेडी पहले से अवसर था। आप इसको ऐसे समझिए, रंग और सौका जातियों को व्यापार खत्म होने के बाद उनको आरक्षण मिला, और आप देखिए उनके पास धन था, पूंजी था, और वो अचानक से अकादमिक और हर स्तर पर आगे बढ़े, क्योंकि उनके पास बेसिक स्ट्रक्चर पहले से मौजूद था। जबकि पहाड़ के दलितों को उससे पहले से आरक्षण था, जबकि उनको भी ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि उनके पास तो घर ही नहीं था रहने के लिए, उनके पास बसावट के लिए जगह ही नहीं थी। मतलब आप ये मानिए, गांव में एक बकरी बाड़ा आता है और एक टीन वाला घर है, एक 80 का, और एक बकरी बाड़ा आता है। अगर टीन वाला घर टूट गया तो तहसीलदार साहब कहते हैं कि आप कुछ दिनों आप बकरी बाड़े में रहिए। तो ये स्थिति है ना। तो इसलिए जो है जमीन के मुद्दे हैं, जब तक जमीन का बंटवारा नहीं होता बराबरी का, और जब तक क्या कहते हैं आर्थिक आधार पर उनको मजबूत नहीं किया जाता, तब तक नहीं हो पाएगा। क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए भी पैसा चाहिए, और तमाम तरह की जो अभिजातीयता है सरकारी विभागों में, उसको तोड़ना भी अपने आप में बड़ी चुनौती है। मतलब जिस तरह का कुचक्र होता है आप जानते ही हैं। कई बार ये कह दिया जाता है कि एससी कैंडिडेट मिले ही नहीं, हाँ बिल्कुल, सूचित नहीं मिलता, तो उसकी जगह उस और तरह के पोस्ट क्रिएट कर दी जाती है। अभी तो काफी बड़ा बैकलॉग भी बचा है उत्तराखंड में, और स्पेशली बैकलॉग के लिए बकायदा वैसे पोस्ट निकालनी चाहिए। जी। लेकिन वो सब पूरा ही उस तरह से काम चलता है, और फिर वो सब। अनिल जी, काफी बातें आपने बोली, आपके पास तो भंडार है बोलने के लिए। अगर चलते चलते कुछ और संदेश देना चाहें इस पखवाड़े में, किस तरह से हमें एक समता मूलक समाज हम बना पाएं, कैसे आगे बढ़ें? हमको लगता है कि ये जो पुरानी जो चीजें हैं उसके मोह में अब नहीं रहना चाहिए हमारी मतलब नई पीढ़ी को, और पुराने लोगों को भी हमको ये कहना चाहिए, बताना चाहिए। और उत्तराखंड में जो आवाजें बेसिकली, हम तो ये लगता है कि जो आवाजें आ रही हैं, आप उदार होकर के उन्हीं को सुनिए, उन पर भी विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी बात होगी। कहीं ऐसा ना हो कि आवाजें आई और आवाजों को नेग्लेक्ट कर दिया गया, ठंडी उपेक्षाओं के साथ खत्म कर दिया गया। क्योंकि बेसिकली जो लोग लिख भी रहे हैं उनको भी एक मंच चाहिए, उनको भी आगे लाने का प्रयास, उन लोगों को मतलब जो प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील साथी है,
उनको ज़रूर इस पर खड़ा होना चाहिए और इसका मूल्यांकन करना चाहिए। जी अनिल जी, आप आए स्टूडियो में, हमारे बहुत सारी बातें आपने साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना अभी अनिल कार्की जी को। अगर आपको ये बातें, ये तमाम जो विमर्श था, ये पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारा मेल एड्रेस है hellohaldwani91.2@gmail.com। दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है हेलो हल्द्वानी नाम से, आप वहाँ भी अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।